रोलिंग। नमस्कार, मैं हूं राजेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम बात करेंगे रेलवे के निजीकरण को लेकर। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसका खंडन किया है, फिर भी क्या है उनकी योजना रेलवे को लेकर। ऐसे और भी तमाम सारे मसले होंगे जो रेलवे से जुड़े हुए होंगे और हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं दुर्गेश उपाध्याय, जाने माने विश्लेषक, शिव प्रताप सिंह पवार एनसीपी के नेता हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह राष्ट्रीय लोकदल और किसान के नेता हैं और इन निजीकरण को लेकर लगातार विरोध करते रहे हैं, और बीसी शर्मा जी जो रेलवे यूनियन के बहुत बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ा यूनियन है रेलवे में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। सबसे पहले शर्मा जी आपसे, क्योंकि आप लगातार रेलवे से जुड़े हुए हैं और रेलवे के कामकाज को लेकर देख रहे हैं, और आपने कई बार आपत्ति भी जताई थी भ्रष्टाचार को लेकर, रेलवे को लेकर। क्या प्रधानमंत्री की जो रेलवे को लेकर योजना है, निजीकरण की बात तो अब पीछे रह गई कि निजीकरण हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या रेलवे का स्वरूप बदलना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं बीसी शर्मा, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, तो बोल रहा हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने कल बनारस के अंदर स्टेटमेंट दी, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में दी, दूसरी जगह पे दी कि 100% FDI हम रेलवे में लाएंगे, ले कर दी 100%। ठीक है। कल इन्होंने कहा कि हम रेलवे का निजीकरण नहीं करेंगे, जबकि अभी तक 17 डिपार्टमेंट का ये अप्रूवल कर चुके हैं निजीकरण के लिए। 17 डिपार्टमेंट रेलवे के अंदर हाई स्पीड ट्रेन है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट है, पैसेंजर टर्मिनल कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेशंस है, और माल ढुलाई का टर्मिनल है, लॉजिस्टिक पार्क है, सिग्नल सिस्टम है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, लोकोमोटिव कोच कंस्ट्रक्शन है, डेडिकेट फ्रेट है। ये ऑलरेडी इसकी अप्रूवल दे चुके हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अफवाह हम नहीं फैला रहे हैं, ये जो सरकार है ये अफवाह फैला रही है। ये देश के जो रेलवे इंडस्ट्री है, जिसका आज से इतिहास है 160 साल पुराना, जब ये बनी थी उस समय रेलवे की क्या पोजीशन थी, आज रेलवे की क्या पोजीशन है। ये कहते हैं कि 100 साल के अंदर रेलवे में कोई काम नहीं हुआ और किसी ने काम नहीं किया। रेलवे कर्मचारी जिसकी वर्कफोर्स 13 लाख है, सबसे बड़ी फैमिली है, जिसने इस देश के किसी भी हर आपदा के अंदर, जो आज भी इन फ्यूचर में भी सहायता करते हैं, उस इंडस्ट्री में ये देसी और विदेशी उन सरमाएदारों को लाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हम धन्ना सेठों से धन लाएंगे। ये धन्ना सेठों जो धन इसमें लाएंगे, क्या वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे? रेलवे एक प्रॉफिट सेंटर नहीं है। रेलवे एक देश के नागरिकों की सुविधा का साधन है, जो सबसे कम पैसे में सुरक्षित यात्रा कराता है। हम इनसे ये जो कह रहे हैं कि ये अफवाह नहीं है। ये कहते निजीकरण नहीं करेंगे, 17 डिपार्टमेंट में आगे हो चुका है, फर्दर भी ये करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ये कहें कि हम FDI नहीं लाएंगे, FDI की जरूरत नहीं है रेलवे के अंदर। हम जो है 100% गारंटी से कह रहे हैं, हमने प्रपोजल दी है, हमारे पास ऐसे ऐसे सुझाव हैं। अगर ये रेलवे को ठीक करना चाहते हैं, हर बजट से पहले ये नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने और उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने उनको हमेशा प्रपोजल भेजी है, लेकिन वो प्रपोजल पे कोई ध्यान नहीं करता। जो है ये निजीकरण जो है करेंगे। एक सवाल जानना चाहेंगे, क्या चौधरी साहब राजनीति को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए? क्या आपको नहीं लगता है कि देश का इतना पुराना महकमा रेलवे क्या आज पैसे के लिए कंगाल नहीं हो चुका है? क्या वो सेवा देने में कामयाब हो पा रहा है जो सेवा देनी चाहिए? आज के दिन में जो विश्व में जो रेलवे का जो भी जाल है और कंट्रीज के पास, क्या हम उसके मुकाबले खड़े हो पा रहे हैं? देखिए, इसमें जैसा कि साहब ने भी बताया, जब ये 1853-55 में रेलवे की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से ही हुई थी, लेकिन वो इसको चला नहीं पाए और 1910 आते आते जो है सारा का सारा जो रेलवे का महकमा था वो जो है गवर्नमेंट के अंडर, अंग्रेजी शासन के अंदर आ गया था। और उसके बाद जो है 1948 के टाइम पे अगर हम इंग्लैंड की भी बात करें, वहाँ पर ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आया था, लेकिन बाद में वहाँ गवर्नमेंट के अंडर आया और सन 93 में फिर प्राइवेट के अंडर उसको डाल दिया गया। लेकिन आज की तारीख में 20 साल का जो तजुर्बा इंग्लैंड में स्वयं हुआ है,
वो भी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ही हुआ है। और फिर वहाँ जो है चर्चा यही है कि इस सारे महकमे को पुनः जो है गवर्नमेंट के ही अंडर रखना चाहिए। जो बात आपने कही मैं इनसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। हालांकि सन 47-48 में जिस प्रकार से 70% जो फ्रेट यानी माल ढुलाई और यात्री जो है रेलवे से चलते थे, वो इनका जो मार्केट शेयर है वो कहीं ना कहीं कम होते होते 35-30% पे रह गया है और प्राइवेट वालों का बढ़ता चला गया है। लेकिन एफिशिएंसीज की यदि बात की जाए या तमाम और चीज़ें सेवाएं हैं, तो कुछ सेवाएं हैं जिस प्रकार से जैसे आपका कंटेनर बनते हैं या और आपके जो है व्हील्स बनते हैं या आपके जो है रेल डब्बे बनते हैं, इन चीज़ों में हो सकता है कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता हो। लेकिन मेन जो काम है रेलवे का वो रेलगाड़ियाँ चलाना, जिसमें पैसेंजर और माल ढुलाई दोनों शामिल है, उसको उसमें रखना चाहिए। और कुछ सेवाएं यदि एफिशिएंसी की वजह से आप देना चाहते हैं तो इसमें सोच विचार करके ही आगे कदम उठाना चाहिए। श्री प्रताप सिंह पवार जी, आपसे सवाल है कि यूपीए के समय में भी लगातार 10 साल आप शासन में रहे और रेलवे कंगाल होती गई और डायबिटिक रेलवे को आप इंसुलिन लगातार देते रहे, लेकिन आपने ये नहीं किया कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो। देखिए, यह बात तो सही है कि जैसे कि अभी बात चल रही थी निजीकरण और सरकारी ढांचे की, तो कहीं ना कहीं हमारे रेल में निजीकरण की भी आवश्यकता है और सरकारी भी आवश्यकता है। आपने जैसे बात कही कि 10 साल तक हमने जो है इंसुलिन देते रहे। हाँ, इंसुलिन वाली बात नहीं है उसमें। हम लोगों ने हमेशा जो सरकारी तंत्र, जो रेल मंत्रालय हमारा है या रेल से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, उनमें हमेशा हमने स्थितियाँ सुधारने की कोशिश करी। और यही बात मैं आज की जो वर्तमान एनडीए सरकार है उससे भी कहना चाहूँगा कि निजीकरण और सरकारी करण के ऊपर ध्यान देने की बजाय सबसे पहले आप ध्यान दीजिए जो उसमें दिक्कतें हैं, जो उसमें समस्याएं हैं। यदि सरकारी तंत्र है तो उसमें क्या अव्यवस्था है जिसकी वजह से आप देखिए रेलवे में क्या है कि आज की डेट में वेटिंग लिस्ट का समय, आज भाई हमारे लिए रेलवे तो हाँ रेलवे तो हमारे लिए मुख्य रूप से यही है ना, सिर्फ माल ढोना ही काम थोड़ी ना है। यात्रियों का सबसे बड़ा आम आदमी जो है हमारे देश में, उसके लिए सबसे बड़ा यात्रा का साधन है। तो उस पर सबसे पहले आप ऐसी कोई व्यवस्था करिए जिससे कि यहाँ पे वेटिंग की व्यवस्थाएं खत्म हो जाएं। क्या ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप भी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी भी उसमें लीन हैं और दलाल भी लीन हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से वेटिंग भी मिलती है। और इससे यात्री बहुत ज़्यादा त्रस्त है। इस अव्यवस्था को सर्वप्रथम मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार दूर करे, यही सबसे बड़ी चीज़ है। इसके बाद निजीकरण और सरकारी तंत्र अंदर का जो ढांचा है उस पर परिवर्तन जहाँ पे जरूरी है, एक सामंजस्य बना करके जो सरकारी कर्मचारी बिना पैसे के कैसे ये संभव हो सकता है? पैसा तो चाहिए रेलवे को, चाहे आप उसकी सर्विस सुधारें, चाहे आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, एक नया फेस रेलवे का आप लोगों के सामने लाएं, लेकिन पैसा तो आखिरकार चाहिए। देखिए राजेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पैसा चाहिए, लेकिन मैं यहाँ तमाम पैनलिस्टों को सुनने के बाद मेरा ये स्पष्ट मत है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेलवे, जैसा कि महानुभाव कह भी रहे थे कि 13 लाख उसमें कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, तमाम एक सबसे बड़ा जो है एक ह्यूमन रिसोर्स जहाँ इन्वॉल्व है, ये एक लग्जरी नहीं नेसेसिटी है देश की। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसके ऊपर एक फोकस जरूर बना हुआ है। लेकिन जहाँ तक बात है निजीकरण की, कि अगर हम हर चीज़ को प्राइवेट हाथों में दे दें तो उसमें क्वालिटी आ जाएगी, तो उसमें बड़ी शुद्धता आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि जैसे कभी पवार साहब कह भी रहे थे, क्या होता है कि अभी तो वहाँ जो भ्रष्टाचार है, जो बुनियादी बातें हैं, आज आप स्टेशनों पे जाइए, वहाँ भीड़ देखिए, ट्रेनों में लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, लोग ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा सबसे बड़ा एक मसला है। ये जो बुनियादी चीज़ों को छोड़ करके और अगर सरकार ये कह रही है कि हम केवल निजी हाथों में दे देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये तर्क संगत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा राजेश जी, कि प्रधानमंत्री की जो योजना है, प्रधानमंत्री की जो अपनी सोच है, वो कहीं ना कहीं उसको एक मॉडर्नाइज करने की है और कहीं ना कहीं एक इस आधुनिक बना करके इसको जो है जनता के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने और समझने की जरूरत है प्रधानमंत्री की योजना की आवश्यकता। शर्मा जी, सवाल आपसे है कि अब तक रेलवे एक रेलवे बोर्ड के अधीन काम करता रहा, आप सारी खिड़की को बंद कर रखे, उसके अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये लोगों को पता भी नहीं था,
और उसके बाद रेलवे अचानक पता चलता है कि रेलवे कंगाल हो चुका है, तो क्यों नहीं उसके खिड़की को खोल दिया जाए, उसमें नए अधिकारी आए, नया कॉर्पोरेट फेस हो उसका, और नए पैसे आए, और ताकि वो चीज़ें दिखे जो आपकी मेहनत है इतने दिनों की। सर ये नंबर 1 तो जो आप कह रहे हैं कंगाल हो चुका है, ये टोटली गलत है। रेलवे में 1924 से लेके रेलवे का बजट रेलवे खुद उसको तैयार करती है, खुद अर्न करती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद क्रिएट करती है, और जितने 13 लाख पहले 18 लाख कर्मचारी थे उनको वेजेस निकालती है। उसके बाद आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसने 50 करोड़ रुपया डिविडेंड भारत सरकार को दिया हो। दूसरी तरफ भारत सरकार ने कभी भी रेलवे को 10 रुपए की मदद नहीं की है। क्या कारण है? रेलवे के अंदर पैसे की कमी नहीं है। जो बजट पेश होता है उसके अंदर हर साल ईयर बुक इशू होती है, उसके अंदर जो इनकम हुई है, जो एक्सपेंडिचर हुआ, वो उसका वेरा होता, सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कभी भी रेलवे को जो काम दिया है, कर्मचारी को काम दिया है, उसमें ये नहीं हुआ कि उसमें घाटा हुआ है। घाटा कहाँ होता है? जहाँ पे हम अनवाइबल जो हमने, क्योंकि एक पैसेंजर की रेलवे नागरिकों की सुविधा है, यहाँ हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका खर्चा भी नहीं निकलता, 20% भी निकलता, वहाँ भी हम गाड़ी चला रहे हैं। पैसेंजर चाहे जो है आप फास्ट ट्रेन जो है राजधानी शताब्दी या दूसरी अभी जो ये कह रहे हैं गाड़ी चलाने से, उससे इनकम नहीं होती है रेलवे को इनकम होती है गुड्स से, पार्सल से, जिससे रेलवे का खर्चा चलता है। अब इन्होंने उसको जो है 90% जो है जो प्राइवेट पार्टियों को दे दिया। प्राइवेट पार्टी, आप ये पैसे की बात कर रहे हैं, अगर इनके अंदर 545 हैं, ये इनका बहुमत है, अगर इनके अंदर दम है, मैं कह रहा हूँ, मैं सामने बैठने को तैयार हूँ, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी इनका लर्नड आदमी है, कि कंटेनर कॉरपोरेशन प्लस जो उसके साथ दूसरे डिपार्टमेंट दिए हैं, उसके अंदर इतना कमी है, कम से कम 20 करोड़ रुपया सालाना 2005 में इन्होंने पहले सोनीपत और फ्लोर पंजाब के अंदर कंटेनर कॉरपोरेशन को जगह दी। उसका 20 करोड़ रुपया इनका जो है लैंड का वो होता है, वो है कॉस्ट जो है उसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका ये नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं। जो उसका चार्जेज है बेस, उसका बहुत कम है, ये उसको तरफ कोई नहीं ध्यान देता। ये कहाँ से पैसा आएगा? ये बिल्कुल गलत है कि रेलवे के अंदर पैसे की कमी है। रेलवे के अंदर पैसे की कमी नहीं है, रेलवे के अंदर प्लानिंग की कमी है। रेलवे के अंदर ये जो हमारे मंत्री बनते हैं, जो इनको लॉबी या जो मैनेजमेंट कहती है उसकी बात सुनते हैं, ट्रेड यूनियन की एसोसिएशन को भी वो साइड में कर देते हैं। रेलवे के अंदर जो झूठ है सबसे ज़्यादा, कि सबसे ज़्यादा जो गस्टेड कैडर है, एक ऑपरेटिंग रेशो होती है। ऑपरेटिंग रेशो जितना खर्चा करते हैं, जितना उसमें लगता है, वो दोनों का रेशो बताया जाता है। तो ऑपरेटिंग रेशो को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा तनख्वाह कौन लेता है? चेयरमैन रेलवे बोर्ड। सबसे कम तनख्वाह कौन लेता है? जो ट्रैक को ठीक करता है, जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, लोग सुरक्षित रहते हैं। वो 7,000 रुपये ले रहा है, वो 80,000 रुपया ले रहा है। उसका कारण है क्यों कहने का मेरा बताया कि रेलवे के अंदर 1980 से पहले देखें कि गस्टेड कैडर बहुत कम होते थे, लिमिटेड होते थे। 1980 के बाद हर डिपार्टमेंट के रेलवे के अंदर आप देख लीजिए कितनी संख्या इनकी बड़ी है, कोई झूठ नहीं है। सबसे ज़्यादा उनको ड्राइवर रेलवे का मिला हुआ है, गाड़ी रेलवे की मिली हुई है, पेट्रोल रेलवे का है, और बंगलो पियन रेलवे का मिला हुआ है। इन चीज़ों को जो है देखने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जो मटेरियल रेलवे परचेज करती है वो स्टैंडर्ड का नहीं होता, क्वालिटी का नहीं होता है। उसकी लाइफ जो है, अगर स्टैंडर्ड का होता है लाइफ कम उसकी ज़्यादा होगी, उस पर खर्चा कम होगा। तो रेलवे के अंदर एफडीआई की टोटली जरूरत नहीं है। जब जी ये बनी थी 1881 के अंदर, रेलवे पहले राजाओं ने बनाई थी। सबसे पहले राजस्थान के अंदर रेलवे राजाओं ने इंट्रोड्यूस की। उस समय अंग्रेज़ों को लगा ये क्या हो रहा है। बाद में अंग्रेज़ों में, जैसे इन्होंने कहा, अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा किया। गवर्नमेंट के पास क्यों आई ये? गवर्नमेंट के पास आई कि ये एक पब्लिक की एमेनिटीज़ है। पब्लिक की एमेनिटी जो है उसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का रहना चाहिए। अगर ठेकेदार को हम देंगे, ठेकेदार इसमें चाहे वो देश का हो या विदेश का हो,
जितना पैसा लगाएगा उसको प्रॉफिट चाहिए। ये प्रॉफिट सेंटर नहीं है, ये एक सुविधाजनक सेंटर है कि जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई स्टेशन पे लोगों को बैठने के लिए बेंच तक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सांसद निधि से क्यों नहीं इसमें पैसे दिया जा सकता है, क्योंकि रेलवे बोर्ड वहाँ एक अपना सिस्टम बना रखा है कि रेलवे का पैसा ही जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो शर्मा जी बात कर रहे हैं कि वो लोग जो कि ट्रैक पे काम करते हैं, ट्रैक के लिए काम करते हैं, उसके स्किल को लेके उन्होंने कहा 4 यूनिवर्सिटीज़ खोला जाए रेलवे को लेके। ये सब जो सुधार की आवश्यकता रेलवे में है, तभी तो उसकी सेवा सुधरेगी। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने बताया है लगभग 1,44,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है पिछले साल 13-14 में, और उसमें से लगभग जो है 16,000 करोड़ का प्रॉफिट भी आया है रेलवे में, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें जो ये तमाम तरह की कंपनियां ये विभाग बना करके भारत वैगन, फिर सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंटेनर कॉरपोरेशन, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, इंडियन रेलवे कैटरिंग, इंडियन कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कॉरपोरेशन, विकास निगम, ये तमाम जो निगम और ये सब इसके अंडर खोले हुए हैं, इनमें कहीं ना कहीं यदि प्राइवेटाइजेशन की गुंजाइश बनती है तो इसको करो। लेकिन मेन काम जो रेलवे का है, ये नहीं कि आप ज़मीनें जो रेलवे के पास लाखों एकड़ हैं उनको बेचना शुरू कर दें या उनको कमर्शलाइज करना शुरू कर दें। उसमें से जो दोहन हो सकता है वो रेलवे करे और सरकार करे। लेकिन ये जो काम हो रहे हैं कि कोई डब्बा बना रहा है तो ठीक है, 4 कंपनियां डब्बा बनाएं, रेलवे चूज करे, उसमें कंपटीशन आए कि भाई इसका डब्बा ठीक है तो हम लेंगे, इसके खराब है तो नहीं लेंगे। या भोजन की व्यवस्था है, या जिस प्रकार से आपने कहा भाई बेंचों की आवश्यकता है, या तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टील बन रही है, रेल बन रही है, तो ये जो चीज़ें तमाम विभाग खोले गए हैं जो रेलवे के ही अंडर आ रहे हैं, इन कंपनियों में कहीं ना कहीं यदि प्राइवेटाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, कंपटीशन की आवश्यकता पड़ती है, तो प्राइवेट लोग आएँ, अपना पैसा लगाएं और उचित सामान अगर लगे रेलवे को तो रेलवे उनसे खरीदे। ये तो एक व्यवस्था बन सकती है। लेकिन यदि टोटल आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। जिस प्रकार आपने ये अभी देखा होगा कि उड्डयन क्षेत्र में अपनी कई कंपनियां जो है, चाहे वो अभी जेट एयरवेज हो या पहले जो है किंगफिशर हो, ये किंगफिशर वगैरह का बुरा हाल इसीलिए हुआ है। तो ये आपस में जो है एक कंपटीशन होकर के ये सब चीज़ें बनाएं, लेकिन मेन काम जो है वो रेलवे के पास ही, सरकार के पास ही रहना चाहिए। जिस प्रकार शर्मा जी कह रहे थे कि कोई अनवायबल रेलवे भी चलानी पड़ती है। अरे मान लीजिए कारगिल में जाना है तो रेलवे की आवश्यकता है, देश की सुरक्षा के लिए चलेगी वहाँ, चाहे उसमें खर्चा ही खर्चा क्यों ना करना पड़े। और तमाम चीज़ें हैं जिनको जोड़ना है, दूर दराज के इलाके हैं उनको जोड़ने के लिए आवश्यकता है, तो वहाँ रेलवे की आवश्यकता है। ये केवल सरकार ही चला सकती है। घूम फिर के तमाम देशों का पिछली सरकार ने 250 से 300 एमपी स्टॉपेज बना दिए, जी जी, जहाँ से रेवेन्यू आ नहीं रहा है। जी जी, लेकिन वहाँ राजधानी, शताब्दी और तमाम तरह की ट्रेनें रुकती हैं। जी जी, तो इस तरह की चीज़ों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। देखिए इसमें किया गया जी कि बरसात आप रेलवे डब्बे पे पेंट करते हैं, बरसात के बाद जैसे ही बरसात उस पर पड़ती है वो पेंट धुल जाता है। जी जी, इस तरह के जो भ्रष्टाचार है अंदर में, जी जी, उसको भी, और एक तरह से रेलवे बोर्ड के फेस को बदलने की जरूरत है। पवार साहब, शर्मा जी ने एक अच्छी बात कही, और उन्होंने ही, क्योंकि वो ट्रेड यूनियन के नेता भी हैं, उन्होंने कहा कि जो माल सप्लाई क्वालिटी कंट्रोल जो होता है उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए मोदी सरकार को। और वो हमने यूपीए सरकार में भी काफ़ी ध्यान दिया जाता रहा है। कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी सरकार ने दरकिनार कर दिया, कुछ नहीं किया। अब मोदी सरकार आई है तो वो भी क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दें, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पर रेलवे की ज़रूरतें हैं वहाँ पर ज़रूरतों को पूरा किया जाए। जैसे कि हमारे चौधरी साहब कह रहे थे कि वहाँ तक पटरियाँ बिछाई जाएं, और वह काम वास्तव में देखा जाए तो सरकारी विभाग और सरकारी तंत्र ही कर सकता है। निजीकरण के लिए बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरी बात जो चौधरी जी ने कही कि अब रेलवे के पास तमाम ज़मीनें हैं, अब उसको ज़मीनों को अगर इसी तरह से जैसे भूमि अधिग्रहण वाला मामला था वैसे ही शुरू हो जाएगा तो ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो रेलवे पे सरकारी तंत्र बना रहना चाहिए। शर्मा जी ने जो एक बात कही कि ट्रेड यूनियन, जैसे कि ये ट्रेड यूनियन से है, हर एक मंत्रालय में कर्मचारियों का ट्रेड यूनियन आवश्यक है, वो हमेशा से आवश्यक रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के प्रति जो भी समस्याएं होती हैं और जो भी चीज़ें होती हैं उनको वो सामने रखते हैं। दूसरी बात यह कि फिर मैं यही बात कहूँगा कि इन सब के बावजूद जिस चीज़ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए रेल मंत्रालय बना है, रेलवे विभाग बना हुआ है, यात्रियों के लिए उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, और वेटिंग लिस्ट पे जो टिकट रहते हैं उनके लिए अव्यवस्था को दूर किया जाए। ये है कि रेलवे का जो एक वेलफेयर फेस है
इसको हर समय मेंटेन किया जाए, क्योंकि वो गरीबों की गाड़ी भी मानी जाती है, अमीरों का भी है, पैलेस ऑन व्हील्स भी है, तो दूसरी तरफ गरीब रथ भी चलता है वो। तो देखिए, मुझे लगता है कि जैसा कि शर्मा जी कह रहे थे, कुछ बुनियादी मुद्दे हैं राजेंद्र जी जिनको समझने की जरूरत है। हमारा जो भारतीय जो रेलवे है, सबसे बड़ी जो बात है जो कि हमें समझनी चाहिए वो ये कि कहीं ना कहीं ये एक जन सुविधा का माध्यम है, और ये लग्जरी या बाकी उसमें जो चीज़ें हों बाद में जुड़ती हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह पर हमारी जो जनता है, जो जनमानस है, वो आराम से आ सके, जा सके, उसके जान और माल की सुरक्षा हो सके, ये बुनियादी चीज़ें हैं। और आज आए दिनों आप देखिए कि ट्रेनों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, यात्रियों के साथ लूटपाट, और जो वेट लिस्टेड टिकट है उसमें एक पूरा जो लॉबी है जो उसमें करप्शन के साथ पूरी लगी हुई है। मुझे लगता है कि ये सब ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में सरकार को गंभीरता से और भारतीय रेल को विचार करके ठोस रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, सरकार अगर सब्जबाग बड़े बड़े दिखाए कि हम यूनिवर्सिटी खोल देंगे और हम जो है सांसद से पैसा दे करके और बेंच लगवा दें, और ये पहले बेसिक जो चीज़ें हैं उनको दूर करिए। और ये बेसिक चीज़ें ठीक करने के लिए अगर सरकार ये क्लेम करती है कि प्राइवेटाइजेशन इसका कर दिया जाए, निजी कंपनियों के हाथ में दे दिया जाए, मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे के साथ कम से कम आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल से जुड़ी हुई चीज़ है। और सरकार का उसमें हस्तक्षेप, सरकार का कंट्रोल, भारतीय जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट निश्चित रूप से बहुत आवश्यक होगा। अगर वो नहीं होगा तो केवल ऊपरी सब्जबाग दिखाने से कोई फायदा नहीं है। वो केवल जो है एक लिपापोती ही बनकर रहेगा। आप सारे मेहमानों को हम थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त है एक ब्रेक का, और हम ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और अपनी बातचीत को, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ।